हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको, जैसा मैंने आपको पहले इसमें बता चुका हूँ कि भाई चक्ति जो होती है, जो गुणन करती है, तो उसमें विद्युत भागबल प्रेरित होता है। अब हम इसका एक तीसरा, एक अलग से एक केस लेते हैं जिसमें कोई आयताकार कुंडली है और उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रोटेट करते हैं, तो उसमें कितना विद्युत भागबल प्रेरित होगा और कितनी विद्युत धारा होगी, ये आपको बताएंगे। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये डायनमो का ही सिद्धांत है। इसके अंदर जो सॉरी विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। जनित्र में भी यही होता है कि उसमें एक कॉइल होती है, कॉइल को हम चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करते हैं, उससे उसमें विद्युत धारा जनरेट होती है। प्रेरित विद्युत भागबल एवं विद्युत धारा। और यही जो है आपका जनित्र का सिद्धांत है। तो हम मान लेते हैं, माना एन फेरों की आयताकार कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से समचुंबकीय क्षेत्र बी में घूर्णन करती है। और हम मान लेते हैं कि कुंडली का क्षेत्रफल ये इक्वल टू ए। तो ये किस तरीके से है, जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक कॉइल है, जो ये इस तरीके से, और ये इसका एक्सिस है, ये इसका अक्ष है, और इस पर हम इसको बांध करके ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ये इसका कोणीय वेग है। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये एन और ये एस। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, लेफ्ट टू राइट। ये जो कुंडली है तो इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र वो इस तरीके से है, ये है बी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ये है, और ये यहाँ से थीटा कोण बनाता है। तो यानी कुंडली यहाँ पर मतलब इस तरीके से है, जैसे मेरा हाथ है, ये कुंडली मान लो, और हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ही।
ये कॉइल है, तो इस कॉइल को ऐसे रोटेट किया जा रहा है यूँ, इस तरीके से। तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा इसमें जो है किसी क्षण टी पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए एन कॉस ओमेगा टी। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया था तो फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा, तो वो तो हमने वहाँ पर एक बंद पृष्ठ के लिए लिया था। अब यहाँ पर क्या है, कॉइल है, तो कुंडली है, तो कुंडली के अंदर कई फेरे हैं, तो इसमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी ए एन कॉस थीटा, वहाँ पर जैसे बी ए कॉस थीटा होता था, यहाँ पर बी ए एन और थीटा के स्थान पर ओमेगा टी, क्योंकि कोणीय वेग आपको दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होता है। तो ये किसी भी क्षण टी पर इसका चुंबकीय फ्लक्स होता है जो इसमें। फैराडे के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई का मान बी ए एन कॉस ओमेगा टी, ये इक्वल टू माइनस बी ए एन और डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का अवकलन माइनस बी ए एन, और इसका अवकलन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इक्वल टू ई। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ओमेगा टी का मान 1 के बराबर हो, यदि साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो E इक्वल टू बी ए एन ओमेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इक्वल टू ई नॉट। तो अब ये कुंडली एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो निश्चित रूप से इसमें जो प्रेरित धारा होगी वो इसकी गति का विरोध करेगी जो, तो इसका मतलब कि इसमें जो विद्युत धारा होगी वो ठीक क्लॉकवाइज होगी, यानी कि इस तरीके से विद्युत धारा फ्लो होगी इसमें जो है, तो करंट जो होगी वो इसमें इस तरीके से होगी। ये जैसे मैं आपको इसका पॉइंट मान लूँ, ये P, ये Q, ये R, S, तो विद्युत धारा इसमें इस तरीके से जाएगी, यानी कि P Q R S। तो इस तरीके से इसमें प्रेरित धारा जो होती है वो इसके कोणीय वेग का अपोज करती हुई इसमें प्रवाहित होती है। तो चलिए इसमें हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आ रहा है, तो बी ए एन ओमेगा, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। ए इक्वल टू, अतः ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ
ई नॉट इक्वल टू बी ए एन ओमेगा, इसको हम कहते हैं ये है आपका अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसी को हम इसका शिखर मान भी कहते हैं, इसको पीक वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि जो शिखर मान होता है वो इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। और ये मैंने पहले आपको लिखाया भी था जब प्रेरित विद्युत वाहक बल बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल, कुंडलीय फेरों की संख्या, कुंडली का वेग, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग हो अथवा रेखीय वेग हो, कोई सा भी वेग हो, लेकिन वेग हो जाना चाहिए इसको। यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो प्रेरित विद्युत धारा I इक्वल टू E अपॉन R ओम के नियमानुसार, और I इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। सो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, इसे हम कहते हैं अधिकतम। ये इसकी अधिकतम मान है इसका, और इसी को हम शिखर मान कहते हैं। शिखर मान। तो इस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा के अंदर टर्म्स एक जैसे आते हैं। यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो टर्म होता है वो एक जैसा रहता है इसके अंदर। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये तो तात्क्षणिक विद्युत धारा है और ये तात्क्षणिक विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब जैसे जैसे टाइम का मान इसमें चेंज होगा वैसे ही ओमेगा भी ई भी चेंज होगा और इसमें प्रेरित धारा भी चेंज होगी। तो ये हम देखेंगे कि इसमें किन किन अवस्थाओं के अंदर ये कैसे कैसे इसमें रहता है। तो हमें यहाँ ले लें ओमेगा टी, यहाँ ले लें इसमें ई का मान, और यहाँ ले लें इसमें आई का मान। तो ओमेगा टी, अगर ओमेगा टी का मान हम 0 डिग्री कर दें, 0 डिग्री, तो इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0। इसका मान अगर हम π/2 कर दें 90 डिग्री, तो इसका मान इसमें आ जाएगा ई नॉट और इसका मान आ जाएगा इसमें आई नॉट। अगर इसका मान हम पाई कर दें तो इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0। और अगर इसका मान हम ये कर दें 3π/2, तो इसका मान माइनस ई नॉट और इसका मान माइनस आई नॉट। और अगर ये हम 2π कर दें तो इसका मान 0 और इसका मान भी 0। अब देखिए किस तरीके से साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए दोनों 0 हो गए। साइन π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू अधिकतम वैल्यू होंगी। जो साइन पाई का मान 0 होता है, 0 होने के कारण ई और आई दोनों 0 होंगे। साइन 3π/2, 3π/2 में क्या होता है इसमें कि भाई ये साइन का मान -1 के बराबर होता है, इसलिए ई का मान इसमें नेगेटिव हो जाएगा और आई का मान भी नेगेटिव हो जाएगा। जब ओमेगा टी 2π होगा तो फिर ई का मान 0 हो जाएगा और आई का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कुंडली को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो इसमें 3 बार विद्युत धारा का मान 0 होता है और 3 बार विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। एक बार अधिकतम पॉजिटिव होता है, एक बार अधिकतम नेगेटिव होता है। अब मैं इन दोनों को ही आपको एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करता हूँ। ये हम ले लें ये 0 और यहाँ पर ले लें हम E,
और ये 0 और यहाँ पर ले लें हम I, और ये इस तरीके से। तो दोनों में क्या होगी, आपको सिमिलरिटी रहेगी। ये ओमेगा टी, यहाँ पर ये ओमेगा टी। ये इसका ये 0 कोण है जो यहाँ पर 0 अवस्था के अंदर है, और यहाँ पर हम इसका ले लेंगे तो ये π/2। यहाँ पर ठीक इसके नीचे हम लेंगे तो फिर ये π/2, यानी कि ये दोनों पॉइंट एक ही सीध में आएंगे। फिर यहाँ पर ये पाई, इसके ठीक नीचे फिर यहाँ पर इसका जो पाई, यहाँ पर ये आपका 3π/2, इसके ठीक नीचे यहाँ पर फिर 3π/2। यहाँ पर ये कोण होगा तो ये होगा आपका 2π, और यहाँ पर फिर ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 2π। तो एक पूरा चक्कर हो गया। अधिकतम वैल्यू इसकी मान लेते हैं कि भाई ये इसमें है आपका E0, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है ये है आपका -E0। ऐसे ही I का अधिकतम मान ये यहाँ पर, ये सपोज करोगे I0 होता है, और ये अधिकतम मान इसका यहाँ पर ये सपोज -I0 होता है। अब हम इनका परिवर्तन देखेंगे 0 से पाई तक, यानी यहाँ तक आगे जो ये, तो ये ग्राफ जो है ना यहाँ से उठ करके ऐसे जाएगा, और यहाँ से चलते हुए फिर ये पाई पर इसका मान 0 हो जाएगा। 3π/2 पर इसका मान नेगेटिव, तो यहाँ से ये जो वक्र है ना वो इसके ठीक इसके यहाँ सीध में आ जाएगा। तो ये वक्र इस तरीके से, और यहाँ से फिर इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू इसकी अधिकतम है, तो ये वक्र यहाँ से इस तरीके से, और पाई पर इसका मान 0, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव। तो यहाँ से फिर हम चलेंगे इसमें इस तरीके से, और ये यहाँ जा कर के फिर इसमें 0। तो आप क्या देख रहे हैं, कुंडली के एक पूर्ण चक्र के अंदर विद्युत धारा तथा वेतवाहक बल दोनों ही सेम फेज के अंदर रहती है। जब एक का मान 0 होता है तो दूसरे का मान भी 0 होता है, एक का मान अधिकतम होता है तो दूसरे का मान भी अधिकतम होता है। तो ये समान कला के अंदर होती हैं दवाइयाँ। तो ये यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इसमें ये क्लियर है। स्पष्ट है कि कुंडली के एक पूर्ण चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा दोनों के परिमाण निरंतर बदलते हैं तथा इनकी दिशा प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद बदल जाती है। तो अर्धचक्र कौन सा है, पाई 180 डिग्री। भाई ये कॉइल है आपकी, ये कॉइल है इस तरीके से, और हमने इसको ऐसे यूँ घुमा दिया तो ये आधा चक्र हो गया इसका, फिर इसका ये 3/4 और फिर इसका ये पूरा चक्र जो है इस तरीके से। तो क्या होता है कि एक पूर्ण चक्र के अंदर इसकी दिशा के प्रत्येक अर्धचक्र के बाद इसकी दिशा का मान बदलता है। इसमें आगे भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो भी आपका इसी तरीके से ही आएगा, जो यूँ करके यूँ होता हुआ। तो क्योंकि इसमें विद्युत धारा का परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलती है,
इसलिए हम इन प्रेरित विद्युत वाहक को कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक, और जो विद्युत धारा होती है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। तो इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा को क्रम से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत धारा नहीं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। तो ये कहलाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये कहलाएगी प्रेरित धारा, और इसी को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। आगे एक चैप्टर आएगा इसमें प्रत्यावर्ती धारा का, उसके अंदर इनके काफ़ी डिटेल के अंदर इनके आएंगे मान। तो अपने जो जनित्र होता है उसमें विद्युत धारा यही प्रेरित होती है, उसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है। तो अपने घरों के अंदर जो विद्युत धारा आती है ये प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। इस पर जो जैसे वोल्टेज लिखा होता है 220 वोल्ट, तो ये क्या है प्रत्यावर्ती विभव है, इसका जो पीक वैल्यू है इसकी जो है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है तो टाइम के अनुसार इसका परिमाण निरंतर बदलता है, और फिर इसकी दिशा जो होती है वो पीरियोडिकली परिवर्तित होती है। तो पीरियोडिकली का मतलब ये होता है कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा की दिशा बदलती है। तो ये है आपका आयताकार कुंडली को में प्रेरित विद्युत वाहक बल और जनित्र का सिद्धांत। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।